दुनिया की दो सबसे ज्यादा सीरियस और इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट्स और कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। फिलहाल के लिए कश्मीर को थोड़ी देर के लिए भूलते हैं और चलते हैं मिडिल ईस्ट, जहां आपको इजराइल ईरान वॉर होती हुई दिखती है, जो भी इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का ही रीजन है या रिजल्ट है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कब से इसकी शुरुआत हुई और जो आज जो माहौल बना हुआ है, जो मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से इंस्टेबिलिटी को झेलता हुआ दिखता है, डीस्टेबलाइज दिखता है, वो उसकी शुरुआत कहां से हुई और किस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इतिहास जाने बिना सॉल्यूशन ढूंढना इम्पॉसिबल है। इससे पहले कि हम इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें, आपके लिए एक खुशखबरी है। चहल एकेडमी दिवाली के पावन अवसर पर आपके लिए एक डिस्काउंटेड कोर्स ऑफर लेके आई है, जिसमें हमारे ऑनलाइन बैचेस आपको मिल रहे हैं मात्र 49,999 रुपीज में और रिकॉर्डेड बैचेस मिल रहे हैं मात्र 19,999 रुपीज में। और आपको एक कोड यूज करना है, दैट इज दिवाली कोड, जिससे आप अपने घर के कंफर्टेबल माहौल में अपने सिविल सर्विसेज के सपने को पूरा कर सकें और हमें भी अपने सपने के साथ जोड़ें, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए शुरू करते हैं। देखा जाए तो सबसे पहले इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत की अगर हम बात करें, यहां आपको 1917 का बेल्फोर डिक्लेरेशन लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन इससे थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। 1896 में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसे हम बोलते थे जियोनिस्ट मूवमेंट। ये जो जियोनिस्ट मूवमेंट है, दिस वाज अ मूवमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इजराइल। एक जूइश स्टेट बनाने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ मिडिल ईस्ट के अंदर कि पैलेस्टीन को पार्टीशन करने के बाद वहां एक जूइश स्टेट एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकली एंशिएंट पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो जुडाइज्म का जो ओरिजिन है वो उसी रीजन में देखने को मिलता है। इसमें इंटरनेशनलाइज होना शब्द तब शुरू हुआ जब ये बेल्फोर डिक्लेरेशन होता है। बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ 1917 के अंदर। ये कब हुआ? जब ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने, जिनका नाम था आर्थर जेम्स बेल्फोर, उन्होंने एक ऑफिशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया, मतलब ब्रिटेन ने ऑफिशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया कि एक जूइश स्टेट बनना चाहिए। कहां? जहां आज की डेट में पैलेस्टीन प्रेजेंट है, और जिससे आपको क्या देखने को मिलता है कि इसे हमने बोला बेल्फोर डिक्लेरेशन, और ये एक एक्सटर्नल सपोर्ट फॉर द जूइश स्टेट जियोनिस्ट मूवमेंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ दिखा और ज्यादा उस डिमांड को स्ट्रेंथन करता हुआ दिखा। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई। वर्ल्ड वॉर 2 में आपने जूइश का काफी ज्यादा परसिक्यूशन देखा, उनका जेनोसाइड देखा अंडर द नाजी रजीम ऑफ हिटलर। जिसके बाद हमें यह देखने को मिलता है कि 1948 में जब यह रियलाइज हुआ ब्रिटेन को कि यार अरब और पैलेस्टीन, जो अरब और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट है, वो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रही है। और आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूके खुद भी काफी ज्यादा वीक हो चुका था, डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। यूके आपको वीकेस्ट पॉइंट पे देखने को मिल रहा है अपने, मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूं जिसे मैं यूके बोल रहा हूं। ऑफ कोर्स ज्योग्राफिकली माइनर से डिफरेंस है, लेकिन फॉर द इजीनेस ऑफ द कंसेप्ट हम इसे एक ही मान के चलते हैं फिलहाल के लिए। हमें ये देखने को मिलता है कि जब ये कंटेन नहीं कर पाए अरब और जूइश वायलेंस को, तो ब्रिटेन ने फाइनली 1948 में अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया पैलेस्टीन से, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि अब यूएन बन चुका है। यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन आपको 1945 में दिखा। आप एक सोवरेनिटी थ्योरी से निकल के एक इंटरनेशनल आइडियलिज्म थ्योरी पर जा रहे हो कि एक इंटरनेशनल पुलिसमैन होने की जरूरत है, जिससे स्टेट आपस में ना लड़े और उनकी कॉन्फ्लिक्ट को इजीली डायलॉग प्रोसेस के थ्रू रिजॉल्व कराया जा सके। तो ब्रिटेन ने अपने हाथ पीछे खींचे और बोला कि नाउ द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ यूएन, जो इस जूइश स्टेट को बनाने में हेल्प करेगा, इस अरब जूइश कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा। यूएन ने एक पार्टीशन प्लान प्रेजेंट किया, जिसमें यह बोला गया कि पैलेस्टीन के कुछ स्टेट्स को डिवाइड किया जाएगा, जिसकी जगह फिर इजराइल बनेगा। सॉरी, सारे के सारे अरब नेशंस, जितने भी आपको अरब नेशंस एग्जिस्टिंग दिखते थे उस टाइम पे, सब ने इस प्लान का अपोजिशन किया और उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। बावजूद इस अपोजिशन के, अरब वर्ल्ड की इस अपोजिशन के बावजूद आपको इजराइल पिक्चर में आता हुआ दिखता है 1948 के अंदर। 1948 में हम बोलते हैं कि एक जूइश स्टेट इजराइल का जन्म हो चुका है। इससे जो आसपास के अरब स्टेट्स थे उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक किया, लेकिन इसका उन्हें फायदा होने की बजाय उन्हें नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि जितना एरिया इजराइल को यूएन पार्टीशन प्लान के अंडर प्रोवाइड किया गया था, इस अटैक के बाद, इस 1948 के अरब अटैक के बाद, इजराइल ने उससे लगभग 50% ज्यादा टेरिटरी अपने कंट्रोल में ले ली। ये क्या था? प्लान के अकॉर्डिंग जॉर्डन जो है वो वेस्ट बैंक को कंट्रोल करेगा और जेरूसलम की होली साइट्स को कंट्रोल करेगा, इजिप्ट कंट्रोल करेगा गाजा स्ट्रिप को। बट
ये जो प्रॉब्लम है पैलेस्टीनियन क्राइसिस की इवेंचुअली रिजॉल्व होती हुई नहीं दिखती है हमें इस वॉर के बाद भी। इस बीच में आपको बहुत सारी चीजें होती हुई दिखेंगी, 6 डे वॉर भी 1967 में होती हुई दिखेगी, लेकिन फाइनली 1974 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसे हम बोलते हैं पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में पीएलओ के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इस पे फोकस करते हैं कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो यासिर अराफात ने बनाई थी, बीच में हमारी 6 डे वॉर रह गई, उसे मैं दोबारा डिस्कस करता हूं अभी। ये पीएलओ जो है ये ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बन गई पैलेस्टीनियन कॉज का, जिसका मतलब है कि पैलेस्टीन की अथॉरिटी या पैलेस्टीन को लेकर अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कशन होना है तो पैलेस्टीन को रिप्रेजेंट करने के लिए पीएलओ सामने आएगी, कोई और बॉडी उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगी। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में आपको यह देखने को मिल रहा है कि उसे एक ऑब्जर्वर स्टेटस का भी आपने एसोसिएशन प्रोवाइड कर दी थी 1975 में ही। जैसे ही 1974 में वो बनी है, 1975 में आप यूनाइटेड नेशंस उसे एक ऑब्जर्वर स्टेटस प्रोवाइड कर दे रहा है। पीएलओ एक इस गोल के साथ बनी थी कि उसे पैलेस्टीन को इजरायली कंट्रोल से और ज्यूइश इन्फ्लुएंस से फ्री करना है, जिससे मुस्लिम ब्रदरहुड का एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का डोमिनेंस इस रीजन के अंदर बढ़ता हुआ दिखे। एक पॉइंट समझने का यह भी है, 1971 में भारत और पाकिस्तान की चल रही थी लड़ाई लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश के लिए। ऐसे टाइम पे भारत ने इजराइल से हेल्प मांगी, इंदिरा गांधी जी ने इजराइल से हेल्प मांगी। इजराइल ने बोला कि हम आपको हेल्प तो कर सकते हैं लेकिन हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रख लीजिए। हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो स्टार्ट करे ही नहीं, साथ के साथ पीएलए को भी ऑफिशियल रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर दिया, यासिर अराफात को भी ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड कर दिया, जो जिससे इजराइल काफी ज्यादा खफा भी होता हुआ दिखा और काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड भी दिखा। यासिर अराफात जो पीएलओ के फाउंडर थे, जो हमारी इंदिरा गांधी हैं, वो काफी क्लोज थे, भाई बहन का रिश्ता था। यासिर अराफात इंदिरा गांधी को अपनी बहन बताते थे। तो इवेंचुअली हमें देखने को मिल रहा है कि इजराइल का फिलहाल तो भारत सपोर्ट नहीं कर रहा है और 1975 में उसे एक ऑब्जर्वर स्टेटस का भी मतलब अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। वो अपने आप को ऑब्जर्वर की तरह यूएन के अंदर बेसिकली पोर्ट्रे कर सकता है और पैलेस्टीनियंस की सेल्फ डिटर्मिनेशन की राइट को भी एक्सेप्ट किया गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट मोड है इस लड़ाई के बीच में। वापस से मैं आऊंगा पीएलओ के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक चीज समझनी जरूरी है। 1967 के अंदर एक वॉर हो रही है। 1948 में एक वॉर हुई जिसमें 50% जितना प्लान में था उससे 50% ज्यादा किसने कंट्रोल कर लिया? इजराइल ने कंट्रोल कर लिया। अब 19 साल बाद 1967 में वापस से अरब वर्ल्ड इकट्ठे होते हैं और किसके ऊपर अटैक करते हैं? इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं। ये 6 डे वॉर हुई 1967 के अंदर। इजरायली फोर्सेस ने इस वॉर के अंदर गोलन हाइट्स को कवर कर लिया इन सीरिया। दिस इज गोलन हाइट्स, ये जो आपको एरिया देखने को मिल रहा है, दीज आर गोलन हाइट्स, ये सीरिया का रीजन है। वेस्ट बैंक को और ईस्ट जेरूसलम को जॉर्डन से कंट्रोल कर लिया। दिस इज वेस्ट बैंक एंड दिस इज ईस्ट जेरूसलम। ये पूरा एरिया आपको जॉर्डन से कंट्रोल में किसके आता हुआ दिख जाएगा? इजराइल के कंट्रोल में। और इजिप्ट से उन्होंने सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल में ले लिया। दिस इज गाजा स्ट्रिप जिसमें अभी आपको लड़ाई होती हुई दिखती है। दिस इज सिनाई पेनिनसुला। यहां भी आपको इजराइल की काफी ज्यादा प्रेजेंस बनती हुई दिखती है आफ्टर दिस 1967 6 डे वॉर। इससे हमें यह पता चलता है जितनी बार भी अरब वर्ल्ड ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है तो वो टेरिटरी लेने आते थे, लेकिन टेरिटरी खो के चले जाते थे और इजराइल अपने आप को कंटिन्यूअसली एक्सपेंड करता हुआ दिखता है एट द कॉस्ट ऑफ दीज वॉर्स। फाइनली 1974 में मैंने आपसे क्या बोला? पीएलओ बना। पीएलओ की एक और रिकॉग्निशन मिल चुकी है। 1975 में उसे ऑब्जर्वर स्टेटस मिल चुका है। 1978 में एक अकॉर्ड हो रहे हैं जिसे हम बोलते हैं कैंप डेविड अकॉर्ड्स। इसको इनिशिएट किसने किया था? ये यूएस ने इनिशिएट किया था, जिससे इसका दूसरा नाम जो है कैंप डेविड अकॉर्ड को उसे हम बोलते हैं फ्रेमवर्क फॉर पीस इन द मिडिल ईस्ट। इनका सिंपल सा लॉजिक था कि इजराइल और उनके नेबर्स के बीच में पीस मेंटेन किया जाए। ये जो पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम है इसे आसानी से किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है उस चीज की बात की जा रही है। इजिप्ट और जॉर्डन इजराइल को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं इस कैंप डेविड अकॉर्ड के बाद, लेकिन इसके जो अल्टीमेट गोल्स थे वो अभी तक आपको रियलाइज होते हुए नहीं दिखते हैं, जिसका प्रत्यक्ष और प्रमाण दोनों आपको फिलहाल इजराइल और ईरान में चल रही वॉर में देखने को मिल जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हमस की इमरजेंस आपको देखने को मिल रही है 1987 में गाजा स्ट्रिप के अंदर। आपको हमस राइज करता हुआ दिखता है, एक नॉन स्टेट एक्टर है। इनको बोला जा सकता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड का ही एक ब्रांच है। ये एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, शरिया को सपोर्ट करने वाले, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को सपोर्ट करने वाले। इन्होंने गाजा स्ट्रिप के अंदर अपनी डी फैक्टो गवर्निंग बॉडी बना दी 2007 से।
मतलब बोल सकते हैं 2007 के बाद से ही गाजा स्ट्रिप के ऊपर हमास का कंट्रोल था। जब उन्होंने और फिर उन्होंने वहां जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी, जिसे हम पीएलओ बोल रहे हैं, ऑफिशियल बॉडी टू रिप्रेजेंट पैलेस्टीन, उसको भी वहां से निकाल दिया और खुद पूरी तरीके से गाजा स्ट्रिप का कंट्रोल ले लिया। 2017 में इन्होंने एक डिक्लेरेशन पास किया, अपने चार्टर में थोड़ा सा अमेंडमेंट लेके आया, जिसके अंदर इन्होंने बोला कि इजराइल का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन इज देयर ऑब्जेक्टिव। मतलब हमास का ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि पूरी तरीके से इजराइल को खत्म कर देना है। ये एक थोड़ा सा इशू भी है जो आज की वॉर में आपको देखने को मिलता है। इन्होंने जनरली ऑपरेट कहां करते हैं, ये वैसे तो इनका मेन एरिया गाजा स्ट्रिप है, लेकिन इनकी प्रेजेंस आपको वेस्ट बैंक में भी देखने को मिल जाएगी। जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी कैंप्स देखने को मिल रहे हैं लेबनान के अंदर, वहां भी आपको इनकी प्रेजेंस देखने को मिल जाएगी। बाकी जो रीजनल लोकेशंस हैं, चाहे वो इजिप्ट में हो, कतर में हो, टर्की में हो, आपको वहां भी इनकी प्रेजेंस देखने को मिल जाती है। फिलहाल के लिए ऐसा बोला जाता है कि जब तक ये 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक नहीं किया था, तब तक इसमें 20,000 फाइटर्स थे, लेकिन आज की डेट में इसके फाइटर्स काफी हद तक कम होते हुए दिखते हैं आफ्टर इजरायली अटैक्स। आपको एक और बात समझनी पड़ेगी, 1993 के अंदर हम एक अकॉर्ड साइन करेंगे जिसको हम बोलते हैं ओस्लो अकॉर्ड, राइट। ओस्लो अकॉर्ड किस लिए साइन हुई है? ये ओस्लो अकॉर्ड साइन हुई है बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कि वो एक दूसरे को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे और वायलेंस को रेनाउंस कर देंगे। ये समझने वाली बात है। इसमें कहीं ना कहीं आपको यह भी समझना पड़ेगा कि कैसे अरब वर्ल्ड ने पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करना बंद कर दिया जस्ट बिफोर ओस्लो अकॉर्ड। इस टाइम पे इराक ने कुवैत का इन्वेजन किया। जब कुवैत का इन्वेजन किया गया इराक द्वारा, तो सबको उम्मीद थी कि जो यासिर अराफात है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन अथॉरिटी जो है, वो किसको सपोर्ट करेगी? कुवैत को सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो भी इन्वेजन झेल रहा है और पैलेस्टीन खुद भी दुख झेल रहा है, तो एम्पैथाइज कर पाएंगे। लेकिन शॉकिंगली पीएलओ ने सपोर्ट कर दिया इराक को, जिसकी वजह से काफी सारे अरब वर्ल्ड के जो मेंबर्स हैं वो गुस्सा हो गए, और जैसे ही कुवैत आपको वापस लिबरेट होता हुआ दिखता है, तो मेजोरिटी ऑफ द जो पैलेस्टीनियंस रह रहे थे अरब वर्ल्ड में, उनको निकाल दिया गया। लगभग 4.5 लाख पैलेस्टीनियंस को निकाल के वापस पैलेस्टीन भेज दिया गया था। तो इसके बाद, इस वॉर के बाद, कुवैत के लिबरेशन के बाद, आपको पैलेस्टीनियन सपोर्ट अरब वर्ल्ड में थोड़ा सा कम होता हुआ दिखता है। और सिमिलरली 1993 में एज अ रिजल्ट आपको ओस्लो अकॉर्ड साइन होती हुई दिखती है, जिसमें इजराइल और पैलेस्टीन एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। पीएलओ को ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव मान लिया गया है पैलेस्टीनियन कॉज का बाय द इजरायली गवर्नमेंट। इजराइल के एग्जिस्टेंस को भी एक्सेप्ट कर लिया पैलेस्टीन ने, और पैलेस्टीन के एग्जिस्टेंस को भी इजराइल ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, और दोनों ने प्लान किया है कि भाई किसी भी तरीके से वायलेंस का यूज नहीं करेंगे और इस कंफ्लिक्ट को डिप्लोमेटिकली और डायलॉग्स के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसकी वजह से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनती हुई दिखती है, और इस अकॉर्ड के बाद उनको लिमिटेड ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड कर दी जा रही है गाजा स्ट्रिप के अंदर और वेस्ट बैंक से कुछ एरियाज के अंदर। मतलब ओस्लो अकॉर्ड के बाद इजराइल ने पीएलओ को कुछ अथॉरिटी प्रोवाइड करी गाजा स्ट्रिप के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर। गाजा स्ट्रिप से हमास ने उन्हें 2007 में भगा दिया। आज की डेट में हमास कंट्रोल करता हुआ दिखता है गाजा स्ट्रिप को। वेस्ट बैंक में आज भी कंट्रोल आपको पीएलओ के हाथ में देखने को मिल जाता है। 2005 में इजराइल ने यूनिलेटरल ही अपने जितने भी ज्यूइश लोग रह रहे थे, जितने भी यहूदी आपको गाजा में रहते हुए दिखते थे, उनको विड्रॉ करना शुरू कर दिया। लेकिन जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं उन पे एक स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस, स्ट्रिक्ट चेकिंग लगा के रखी, जैसे किसी भी तरीके से इजराइल के नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट ना किया जा सके, और एक ब्लॉकेड मेंटेन किया जिससे उधर जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है उसे रोका जा सके। 2012 में यूएन ने पीएलओ का स्टेटस जो है वो नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस की तरह अपग्रेड किया, कि मतलब कि ऑब्जर्वर स्टेट है, केवल ऑब्जर्वर स्टेट था पहले, अब नॉन मेंबर, एक ऐसा मेंबर ऑफिशियली उसे देश की तरह कंसीडर किया गया है बाय द इंटरनेशनल अथॉरिटी यूएन एज वेल, जो पैलेस्टीनियन कॉज के लिए काफी बड़ा स्टेप था, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप था कि उसको एक इंटरनेशनल बॉडी लाइक यूएन से रिकॉग्निशन मिल रही है। अगर ये देखा जाए, अगर इसमें एरिया में स्पेसिफाई करने की कोशिश करूं कौन कौन से एरिया कंफ्लिक्ट में है, ये जो गोलन हाइट्स है ये सीरिया के साथ आपको बॉर्डर शेयर करता हुआ दिख जाता है। इसकी भी कहानी देखेंगे अभी हम थोड़ी देर में। दिस इज वेस्ट बैंक, ये जॉर्डन के साथ आपको बॉर्डर शेयर करता हुआ दिख जाता है। ये जनरली इसकी जो कैपिटल रामल्ला माना जाता है। दिस इज द ईस्ट जेरूसलम डिस्ट्रिक्ट्स, ये जो भी कंफ्लिक्ट में देखने को मिल रही है, ये डेड सी देखने को मिल रही है आपको, तो इस रीजन में भी आपको ईस्टर्न जेरूसलम डिस्ट्रिक्ट्स ये जो देखने को मिल रही है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय बेसिकली इजराइल। कुछ प्रेजेंस इसमें पीएलओ का भी देखने को मिलता है, लेकिन इजराइल इसे अभी क्लेम करता है। ये आपको गाजा स्ट्रिप देखने को मिल रही है जो इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ दिखती है, और इजराइल इजिप्ट के साथ में दिखती है आपको, दोनों कंट्रीज के बीच में। तो ये 3 मेजर रीजन है, गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन बने हुए हैं इजराइल पैलेस्टीन कंफ्लिक्ट के अंदर। वेस्ट बैंक, जैसा मैंने आपको बताया, कहां लाई कर रहा है?
इजराइल और जॉर्डन के बीच में लाई कर रहा है। कब जीता इजराइल ने, कब कंट्रोल शुरू हुआ इसका? जब 1967 में 6 डे वॉर हुई थी तो इजराइल ने वेस्ट बैंक को अपने कंट्रोल में ले लिया था। 1993 ऑस्लो अकॉर्ड के बाद वहां लिमिटेड ऑटोनॉमी पीएलओ को भी प्रोवाइड कर दी थी। गाजा को भी 6 डे वॉर में जीता गया था। जब 6 डे वॉर हुई थी तो इजिप्ट से गाजा सिटी को अपने साइड ले लिया गया था, इजराइल ने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया 2005 में वहां से उन्होंने अपने यहूदी सेटलमेंट्स को, सेटलर्स को वापस बुलाना शुरू कर दिया, लेकिन बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया जिससे नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इजराइल हर्ट ना हो। गोलन हाइट्स भी 1967 की ही करामात है। जब ये 6 डे वॉर हुई थी तो गोलन हाइट्स को भी कंट्रोल में ले लिया था। इसके पीछे कहानी है एली कोहन की। एली कोहन एक इजरायली मुसाइद स्पाई थे जो सीरिया के अंदर फंक्शन करते थे, और वो स्पाई बने बने ही सीरिया के अंदर एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोजीशन पर पहुंच गए थे। सीरिया ने प्लान बनाया कि किस तरीके से वाटर सप्लाई जो जा रही है इजराइल के लिए उसे रोका जा सके। इससे पहले कि वो अपने इस प्लान में सक्सेसफुल हो पाते, एली कोहन ने ये इंफॉर्मेशन इजराइल तक पहुंचाई और इजराइल ने उस प्लान को एग्जीक्यूट होने से पहले ही गोलन हाइट्स को एनेक्स कर लिया। अनफॉर्चुनेटली एली कोहन को पकड़ लिया गया था और उन्हें पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया था। लेकिन आज की डेट में भी इजराइल में उन्हें एक हीरो की तरह देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने लाखों जानें बचाई हैं इजराइल की। अगर वो सीरिया वाला प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो कहीं ना कहीं एक बूंद की पानी के लिए तरस सकता था इजराइल। गोलन हाइट्स भी उसी का आउटकम है। आपको आज की डेट में बहुत जेरूसलम और गोलन हाइट्स पे इजराइल पूरी तरीके से अपना हक दिखाता है, पूरी तरीके से उसे अपना कंट्रोल में रखना चाहता है। मैंने आपको पानी वाला पर्सपेक्टिव बता दिया है, वाटर पर्सपेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है गोलन हाइट्स फॉर इजराइल। इंडिया का क्या स्टैंड है? देखो, इंडिया ने पहले तो रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। 1947 में जब ये इजराइल बना था तो उन्होंने बोला भाई पैलेस्टीनियन सपोर्ट के बिना, अरब कंसेंसस के बिना या अरब लोगों की रजामंदी के बिना पैलेस्टीनियन स्टेट को डिवाइड मत करो। हमने खुद एक अभी पार्टीशन झेला था इन द नेम ऑफ रिलीजन, तो हम किसी भी तरीके से रिलीजन के नाम पे पार्टीशन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि हम चाहते थे कि अरब वर्ल्ड के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे रहें। तीसरा रीजन वाज डोमेस्टिक मुस्लिम पॉपुलेशन, कि अगर हम इजराइल को सपोर्ट करते अगेंस्ट अ मुस्लिम कॉज तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मुस्लिम पॉपुलेशन भी गुस्सा हो सकती थी। इसलिए 1947 में हमने यूएन पार्टीशन प्लान जो आया था पैलेस्टीन को डिवाइड करने का, उसको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन फाइनली हमने 1950 में उनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ एक स्टेट है, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनके साथ नहीं रखे। हम फर्स्ट नॉन अरब कंट्री थे जिन्होंने पीएलए को, जब 1974 में पीएलओ बना, जैसे मैंने आपको बताया, इंदिरा गांधी ने वन ऑफ द फर्स्ट नॉन अरब मेंबर जिन्होंने पीएलओ को रिकॉग्नाइज किया, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया, और उनका पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को हमने 1988 में ही रिकॉग्नाइज कर लिया था। माना जाता है जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी, उनका असैसिनेशन हुआ था, तो पीएलओ के यासिर अराफात भी भारत आए थे, और कई बुक्स में लिखा हुआ देखने को मिलता है कि वो बच्चे की तरह रो रहे थे सिटिंग बिसाइड द डेड बॉडी ऑफ इंदिरा गांधी। इससे पता चलता है कि उनका रिलेशन काफी ज्यादा क्लोज था, पैलेस्टीनियन रिलेशंस विद इंदिरा गांधी काफी ज्यादा क्लोज थे, और इंडिया हमेशा से पैलेस्टीनियन कॉज के सपोर्ट में खड़ा हुआ भी दिखता था ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड इवन आफ्टर दैट। लेकिन 2017 में एक बड़ा बदलाव आता है। नरेंद्र मोदी जी 2017 में ऐसे पहले पीएम बन जाते हैं भारत के जो इजराइल विजिट कर रहे हैं, और वहां जाके उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई जिसे हम बोलते हैं डीहाइफिनेशन पॉलिसी। इस डीहाइफिनेशन पॉलिसी में सीधा क्लियर कट हमने बोल दिया, देखो यार जब पैलेस्टीन की बात होगी तो इजराइल को हम पैलेस्टीनियन लेंस से देखेंगे, लेकिन बाकी मैटर्स के लिए हम इजराइल से अपने बायलैटरल रिलेशंस रख सकते हैं। हमेशा इजराइल और पैलेस्टीन को सेम लेंस से देखने की जरूरत नहीं है। अगर इजराइल से हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इन सब चीजों को लेके आप इजराइल से अलग से डील कर सकते हैं। जब पैलेस्टीनियन कॉज की बात होगी तब हम दोनों को सेम लेंस से देखेंगे। इसे हम बोलते हैं इजराइल और पैलेस्टीन को हमने डीहाइफिनेट कर दिया, अलग अलग लेंसेज से, अलग अलग नजरों से देखना शुरू कर दिया। दिस वाज अ मेजर चेंज, और रिसेंटली इंडिया की जो पोजीशन है वो काफी हद तक आज की डेट में आपको प्रो इजराइल देखने को मिलती है। अभी भी हम 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं और राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन को सपोर्ट करते हैं, दोनों इजराइल के भी और पैलेस्टीन के भी। तो अभी जो आपको कंफ्लिक्ट देखने को मिल रही है उसका कंक्लूजन कुछ इस तरीके से है कि यार हम सबको पीसफुल रिजोल्यूशन की तरफ मूव करना चाहिए, हम इकट्ठा होना चाहिए जिससे हम लड़ाई को बंद कर सकें, और इजरायली गवर्नमेंट का जो रिलक्टेंस है कि हम अटैक करना नहीं छोड़ेंगे जब तक इजरायली जो होस्टेजेस हैं उनको नहीं रिलीज किया जाता, उस पे एक कहीं ना कहीं कंक्लूजन में पहुंचने की जरूरत है। एक बैलेंस अप्रोच मेंटेन करोगे तो दैट वुड बी बेटर फॉर द वर्ल्ड पीस एज वेल एज फॉर द रीजनल स्टेबिलिटी। और इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आप ये नहीं सोच सकते कि किसी एक रीजन की कंफ्लिक्ट आपको इंपैक्ट नहीं करेगी। हम वी आर अ कनेक्टेड वर्ल्ड, चाहे कंफ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में चल रही हो, लेकिन उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको अपने घर की, आपके सामने आने खाने की प्लेट में भी देखने को मिल सकता है।
नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट्स की तरफ हमें मूव करना चाहिए, जैसे अब्राहम अकॉर्ड्स हैं इजराइल और यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को नेशंस के साथ, जो उनके रिलेशन बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली बाकियों के साथ भी आपको कुछ ऐसे पीसफुल एग्रीमेंट्स प्रमोट करने चाहिए, बाकी कंट्रीज के साथ भी। इंडिया का जो रोल है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में, जो सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, स्पेशली इन मिडिल ईस्ट, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, इंडिया एक पीस मेकर का रोल प्ले कर सकता है। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि अभी हम एक नॉन परमानेंट मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, और हम अभी री-इलेक्ट हुए हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको हमें यूटिलाइज करना चाहिए, जिससे हम इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट को बेटर तरीके से डील कर पाएं और दुनिया को एक बेहतर डायरेक्शन में ले जा सकें। और इस कॉन्फ्लिक्ट को जितनी जल्दी हो सके, अगर इसका कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो एटलीस्ट इंटरिम सॉल्यूशन या कोई किसी टेम्पररी सॉल्यूशन पे तो पहुंचे हम। तो दिस वाज ऑल अबाउट इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा ये कॉन्फ्लिक्ट कहां से स्टार्ट हुई थी। फ्रॉम 1896 जियोनिस्ट मूवमेंट, देन बेल्फोर डिक्लेरेशन, देन इवेंचुअली 1948 में इजराइल का बनना, इजराइल के ऊपर अटैक, 50% से ज्यादा उनका टेरिटरी एक्वायर करना, 1967 में 6 डे वॉर, और ज्यादा टेरिटरी एक्वायर करना, 1974 के अंदर पीएलओ का बनना, 1978 के अंदर कैंप डेविड अकॉर्ड्स, फिर इवेंचुअली 1993 के अंदर ऑस्लो अकॉर्ड्स, और आज की डेट में आपको जो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रही है। साथ के साथ हमने हमस को भी डिस्कस किया, जहां से ये कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी, जो अभी देख रही है, क्योंकि हमस का ही अटैक आपको इजराइल की तरफ जाता हुआ दिखा था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपसे विदा लेता हूं। फॉर सच इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ गुड डे।